आज हम लोग एमजेसी फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट में लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर के बारे में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, है ना। और लगभग 10 टॉपिक हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। आप लोग सब करके आए हैं, कॉपी में उतारे हैं टॉपिक सब। तो उसमें 10 टॉपिक लगभग अच्छे से समझा दिए थे। और 11वां टॉपिक है, लिखो आप लोग, जो साइकोलॉजी से है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केबीएस साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। टॉपिक का है नाम वैयक्तिक विभिन्नता। क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता। लिखिए। विभिन्नता या विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है। क्या है? प्राकृतिक तथ्य। और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक एवं मानसिक गुणों में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? मानसिक गुणों में भिन्न होते हैं। ओके। मनोवैज्ञानिकों ने के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट तथा विचलनशीलता ही व्यक्तित्व विभिन्नता है। ओके। कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा व्यवहार सबका अलग अलग अपना स्टाइल है, रहन सहन है, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग काम करने का तरीका है। यही हम लोगों में आपस में विभिन्नता दर्शाती है। ओके। जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे व्यवहार परिस्थितिजनक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। बहुत अच्छी बात बताएं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे जो विचार व्यवहार है परिस्थितिजनक कारकों से भी जो है अधिक निर्धारित होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही मोटा मोटी तौर पे समझाइएगा और आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब संवेगात्मक को आप सुने, बुद्धि तो समझ में आ गया, संवेगात्मक की जगह पे बता दिए इमोशनल, तो एक बार में समझ में आ गया, है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके। तो इमोशनल सूचनाओं की पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ प्रकमन करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि कहलाती है, यानी कि इमोशनल बुद्धि कहलाती है। इमोशनल बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस अनेक कौशलता का समुच्चय है, जैसे अपने एवं दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण एवं संवेगों का नियमन आदि। ओके। सैलोवी एवं मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में कहा है कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परीक्षण करने, इसमें विभेद करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। ओके। सांवेगिक बुद्धि लब्धि का उपयोग भी हम लोग आईक्यू के द्वारा दर्शा करके करते हैं। ओके। कहते ना तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल टेस्ट के द्वारा भी हर व्यक्ति अपना अपना जान सकता है। ओके। अब 13वां पॉइंट है व्यक्तित्व की परिभाषा। क्या है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, जैसे देखने में कैसा है, ओके, गोरा है या काला है ना, लंबा है या नाटा है, मोटा है या पतला है, से लगाया जाता है। क्या जाता है? ये सब देख करके हम लोग, अब कोई लड़की वाले आए आपको देखेंगे तो देखेंगे कि भाई लड़का तो मोट है, नहीं बड़ा दुब्बर पातर है, श्यामला है, कहीं गोर होते रहे तो कहते सुंदरतम बेटी के साथ मैच खा जाते रहे, है ना। तो ऊपरी पर्सनालिटी को देख करके वो जज करते हैं अपने लड़की के लिए
कि ये फिट बैठेगा कि नहीं, लंबा हमर बेटी ज्यादा छे, लड़का नाटा छे, केना शादी करेबे हम, है ना, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो ये जो होता है ना व्यक्तित्व अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप जैसे देखने में कैसा है, गोरा है, काला है, ये सब जो है से लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। ओके, जिस व्यक्ति का रूप आकर्षक होता था उसे अच्छा व्यक्तित्व कहते थे पहले के जमाने में। जिस व्यक्ति का रूप आकर्षक होता था उसका व्यक्तित्व हम अच्छा कहते थे, ठीक है ना। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इस भ्रम को समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया। और उसके अनुसार व्यक्तित्व में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक गुणों का महत्व बताया। ओके, अभी आजकल रील में हम देखे थे भाई, फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ा थोड़ा हम भी देखते हैं, एकदम काला चिट्टा लड़का है देखने में, खूब गोरी लड़की के साथ एकदम आराम से हनीमून मनाने घूम रहा है। क्यों? क्या है? सरकारी नौकरी वाला होगा है ना। हमारे एक गुरुजी है, उनकी बेटी की शादी में गए, लड़का जो है रेलवे में जॉब करता था, टीटी, बेटी उसकी एकदम दुबली पतली, और उसका जो दामाद है एकदम गेंडा स्वामी, मतलब दुगुना एज का, तो पर भी शादी कर दी। और कम से कम बारात एकदम लंबा चौड़ा, बाप रे बाप, कम से कम 100 गाड़ी रहा होगा उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू आप स्मार्टनेस पे ध्यान मत दीजिए, इंटरनली स्मार्टनेस पर ध्यान दीजिए, तो आप क्या होंगे? हर चीज में पॉजिटिव जाएंगे, लड़की अच्छा मिलेगी। अगर लड़की अपने इंटरनली मेकअप फेशियल पे कम, अंदर के फेशियल पे ज्यादा ध्यान देगी, सरकारी नौकरी की, तो उस घर में सास भी एकदम बना बना के पूरी पकवान खिलाएगी, ले बेटी तू को बेटी जगह मानतो तो रहा है। तो कहने इंटरनली जो है गुण को भी निखारना है, अपर गुण के साथ साथ, अपर जो है पर्सनालिटी के साथ साथ। ओके, तो आल्पोर्ट महोदय ने व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गात्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले अपने अपूर्व अभियोजनों को निर्धारित करता है। ओके, देखो कोई भी मनोवैज्ञानिक जो अपना थॉट दिए हैं ना, तो अपनी भाषा में लिखे हैं, दिए हैं, और उसके बाद जो है उनको वो अपने तरीके। तो अल्पोर्ट महोदय ने बताए हैं कि जो भी मनोवैज्ञानिक है अपने शब्दों में बतलाए हैं, और उन शब्दों के लाइन में अपना थॉट वाला मत डाल दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जो उन्होंने बतलाया वही शब्दों को याद कर लीजिएगा उनके तरीके के अनुसार, तभी नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। यूपीएससी वगैरह का भी तैयारी कीजिएगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, तो ये सब पॉइंट जो अच्छा से रटा हुआ रहेगा ना, तो उस समय में काम आएगा। ओके, तो अल्पोर्ट महोदय बताए क्या कि व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गात्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजनों का निर्धारण करता है। ओके, अल्पोर्ट मनोदैहिक शब्द के माध्यम से व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों को महत्व प्रदान करते हैं। मानसिक और दैहिक, शारीरिक दैहिक जो भी है, उनके अनुसार व्यक्तित्व में इन गुणों का योग नहीं है अपितु समन्वय है। क्या है? गात्यात्मक संगठन से इनका तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व के मानसिक और शारीरिक गुणों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है, वो जो चिरंतन सत्य है। क्या है? हाँ, चिरंतन सत्य है। अब है टॉपिक व्यक्तित्व की विशेषताएं। लिखिए आप लोग, व्यक्तित्व की विशेषताएं। लिख लिए? इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो कुछ पॉइंट में हम लोग जानते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में तो बतला ही दिए हैं। तो इसमें है कि इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तित्व की विशेषताएं में
इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। ओके, और किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। क्या होती है? पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तन नहीं होती। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, यह इस अर्थ में गात्यात्मक होता है, इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक अथवा बाह्य परिस्थितिपरक मार्गों के कारण परिवर्तित हो सकती है। ओके, इस प्रकार व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनशील होता है। ओके, 14 क्वेश्चन जो है, 14वां क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। 15 क्वेश्चन नोट कीजिए। व्यक्तित्व के शाब्दिक अर्थ। पहला पॉइंट क्या था? व्यक्तित्व की विशेषता। उसके बाद ये पॉइंट है व्यक्तित्व की शाब्दिक अर्थ। लिखे? हाँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पहले का अलग है, दूसरा अलग है। ओके, व्यक्तित्व के वास्तविक अर्थ के विवेचन से, व्यक्तित्व के वास्तविक अर्थ के विवेचन से पूर्व इसके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत ही जरूरी है। ओके, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। लैटिन भाषा के किससे हुई है? पर्सोना से हुई है। और इसका पारंपरिक अर्थ क्या होता है? वेशभूषा। क्या? हाँ, आप कहोगे पर्सनालिटी शब्द आएगा तो कैसे समझ आओगी? तो लैटिन भाषा है भाई। अब पर्सोना शब्द से बना है। अब पर्सोना का मतलब क्या होता है? वेशभूषा। क्या होता है? तो जो नाटकों के समय कलाकारों द्वारा धारण की जाती थी, क्या होता था? धारण की जाती थी। उदाहरण के लिए यदि कोई कलाकार, समझ गए, समाज की वेशभूषा, यानी कि सॉरी, यदि कोई कलाकार दामाद की वेशभूषा धारण करके रंगमंच पर प्रस्तुत होता था तो उस रूप को विशिष्ट पर्सोना अर्थात विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारा जाता था। इस पारंपरिक अर्थ के ही आधार पर आगे चलकर व्यक्ति के गुणों को व्यक्तित्व के रूप में जाना जाने लगा। ओके, क्लियर है तुम लोगों को? तुम गाल पे हाथ देके ऐसे करके बैठे रहो। ठीक से बैठो, आराम से, पैर पर से पैर हटाओ। ठीक है, अब है 16वां क्वेश्चन, शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रकार। लिखो, शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रकार। लिख लिए? या शारीरिक बनावट पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार। शारीरिक बनावट पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार। शेल्डन ने शारीरिक बनावट और स्वभाव को आधार मानते हुए गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक जैसे व्यक्तित्व के रूप को प्रस्तुत किया है। किसने किया? शेल्डन महोदय ने शारीरिक मतलब कि स्वभाव को आधार बनाते हुए क्या किया है? गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक जैसे व्यक्तित्व के स्वरूप को प्रस्तावित किया है। गोलाकृतिक प्रारूप वाले व्यक्ति मोटे होते हैं, है ना? जो गोलाकृति होंगे तो मोटे छोटे होते हैं ना, गोल नोटोल लेंगे दिखने में, है ना? और मृदुल और गोल होते हैं। स्वभाव से वे लोग स्थिर और सामाजिक या मिलनसार होते हैं। थोड़ा स्थिर होते हैं लेकिन मिलनसार प्रवृत्ति को होते हैं। ओके, तो इससे पता चल जाएगा गोल मटोल जो देखने में होगा भाई कि मिलनसार जरूर होगा, है ना? हमारी बात को सुन लेगा, है ना? अब होते हैं आयताकार कृतिक, आयताकृतिक प्रारूप वाले लोग व्यक्ति काफी मजबूत मांसपेशी वाले होते हैं। क्या होते हैं? सुगठित मतलब सुगठित शरीर, संगठित शरीर वाले
होते हैं जो देखने में आयताकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी और साहसी होते हैं। क्या होते हैं? जो मसल मांस वाले सब जो होते होंगे, हीरो सब को देखते होंगे कि इस भीड़ में सब खड़ा देख रहा है और उठ करके आग में कूद गया, बचा उचा के ले आया, है ना। एक दिल से भी मजबूत होते हैं व्यक्ति, ऐसे भी होते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि जो है तीसरा पॉइंट है कि इसमें बताया गया है लंबाकृति। ठीक है, इसमें कुछ शब्द में प्रॉब्लम हो गया है, गलत लिखा हुआ है। वो लास्ट पॉइंट बताए थे लंबाकृति। तो लंबाकृति प्रारूप वाले पतले लंबे सुकुमार होते हैं। है कोई बगल में भाई नजर आ रहा है? कोई है दुबली पतली या दुबला पतला, है ना? हाँ, वो थोड़ा सा क्या होता है, सुकुमार होते हैं। क्या होते हैं? अब मारपीट कर रहे हैं यहीं पर। मतलब दुबले पतले और थोड़ा सुकुमार प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशल बुद्धि वाले होते हैं। क्या होते हैं? और कलात्मक और अंतर्मुखी होते हैं। सबसे मिलनसार की तरफ बात कर लेंगे भाई, है ना। कुशल बुद्धि, थोड़ा सा स्पेलिंग कहीं कहीं पे मिस्टेक है, उसको अपना दिमाग लगा के, इंटेलेक्चुअल दिमाग लगा के उसको सुधार कर लीजिएगा। ओके, अब है 17वां पॉइंट, नोट करो। व्यक्तित्व का शील गुण क्या है? वो आई सब VVI क्वेश्चन सब है, समझ लो। जो अभी पढ़ लेगा उसको एग्जाम के समय में अच्छा मार्क्स मिलेगा। हाँ, इसमें पॉइंट सब ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किताब की जितनी गहराई को पढ़िएगा उतने गहराई में जाके कोई ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दे देगा तो याद तो आ जाएगा ना। पढ़े रहिएगा, एक को 2 बार तो याद आ जाएगा। हाँ, 16 में बताए थे कि शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रकार या शारीरिक बनावट पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार। ओके, समझ ली बबलू? बबुनी है, मैथिली में कहते बबनी। चलो, व्यक्तित्व का शील गुण लिखे। तो व्यक्तित्व का निर्माण अनेक प्रकार के शील गुणों से होता है। बहुत सारे शील गुणों से होता है। पढ़ा लिखा है कि नहीं, कपड़ा लत्ता सही पहनता है कि नहीं, फिटनेस बॉडी है कि नहीं, काम करने का तरीका कैसा है, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें क्या दिमाग लगाता है। बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे नहीं निर्माण होता है। व्यक्तित्व के पीछे आपकी छवि है ना, छवि से लेकर के आपका गुण, आपका काम करने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल, आप समाज में कितना एक्टिविटी दिखाते हैं, इन सब से आपकी व्यक्तित्व का शील गुण दर्शाता है। ओके, तो एक लाइन में इन्होंने बतलाया है कि व्यक्तित्व का निर्माण अनेक प्रकार के शील गुणों से होता है। क्या होता है ना। शादी विवाह में बोलती है महिला लोग कि बहू बड़ा शील गुण वाली है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलती है? सुने हो कि नहीं सुने? तो शील गुण बनना है ना, तो बढ़िया बढ़िया बातों को एब्जॉर्व करो अभी से, है? तो व्यक्तित्व का निर्माण अनेक प्रकार के शील गुणों से होता है। शील गुण आपस में संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। आपके अंदर मल्टीफेरियस है और कहीं भी जाइएगा तो सारे हुनर के साथ आप कोई काम कर दीजिएगा ना तो कहेगा वाह मल्टीफेरियस सर है ना, बोला जाएगा ना। तो यहां भी बोला गया है कि शील गुण आपस में संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। हमारी सिस्टर जब गई दिल्ली में शादी उदी करके, तो उस टाइम में आज से 30 बरस पहले की बात है, 1996 में, यानी कि 27 बरस पहले की बात है। तो उस सिलेंडर में कनेक्शन लगाना बड़ा टफ समझा जाता था। उस सिलेंडर में कनेक्शन लगा देती थी, सारा छुरा उड़ा देती थी। वो रेगुलेटर में कोई प्रॉब्लम होता था पेचकस लेके ठीक कर देती थी, क्योंकि हम जितना भी काम करते थे असिस्टेंट में उसी को रखते थे, अपनी सिस्टर को। तो ट्रेंड हो गई थी। तो शील गुण ये भी आ गया। जो एक किसी व्यक्ति को मैकेनिक को बुलाता, वो खुद कर लेते थे, तो वहां से सुनने को मिलता है कि हमारे बहू बड़ी शील गुण वाली है। तो वही शील गुण है बउआ, अपने अंदर ये सब चीज को डेवलप करो। ओके, तो कहने का मतलब है कि शील गुण आपस में संयुक्त रूप से क्या होते हैं, कार्य करते हैं। ओके, और जिनसे व्यक्तित्व के जीवन की, बउआ उधर कोई हल्ला कर रहा है उसको हटवा तो जरा। जिनसे व्यक्तित्व के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की उचित दिशा एवं गति प्राप्त होती है। क्या होता है? उचित दिशा और गति प्राप्त होती है। इसी कारण इसे सामान्य भाषा में व्यक्ति की विशेषताएं भी कहा जाता है।
इसी कारण इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि शील गुण से क्या अभिप्राय है, शील गुण से क्या अभिप्राय है। मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि व्यक्तित्व की स्थायी विशेषताएं जिनके कारण उनके व्यवहार में स्थिरता दिखाई पड़ती है, शील गुण के नाम से जानी जाती है। आपके अंदर जो हुनर है या गुण है या काम करने का तरीका है या खाना बनाना ही क्यों ना हो, रोटी ही कोई बनाएगी, फटाफट आटा गूंथेगी, बना के खिला देगी, पता चला चिमाट रोटी हो गया। और कोई लड़की आधा घंटा तक 15 मिनट तक खूब उसको बढ़िया से मिलाएगी और रोटी बनाएगी तब मुलायम हो जाएगा। हो गया ना दोनों में अंतर। तो जो काम करने का जो तरीका है, उस काम करने के तरीके में जो हमेशा आपके शील गुण के रूप में वो दर्शाता है कि नहीं, मोनिका जो आती है घर में सफाई करती है, इसका काम करने का तरीका है, लेकिन इसकी बड़की बहन जो है या छोटकी बहन कुछ काम ही नहीं करती। तो वो शील गुण हमेशा आपके साथ रहता है। जब भी आपसे वो काम लिया जाएगा आप उसी सिस्टमेटिक ढंग से काम कीजिएगा। ये आपका शील गुण है, ओके, जो आपका साथ नहीं छोड़ती है ना। अब है 18वां क्वेश्चन का, उसके बारे में लिख लो बाबू। समझ में आता है ना टॉपिक? नहीं समझ में आता है तो हाथ उठा दो, बेंच पे खड़ा हो जाओ। 18वां है टाइप ए तथा टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व में अंतर। कोई पानी उनी है यहाँ पे? पानी लाए थे क्या? क्या है? टाइप ए टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व में अंतर, ओके। फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने टाइप ए तथा टाइप बी दो प्रकार के व्यक्तित्व में वर्गीकरण किया है। कौन कौन महोदय ने किए हैं? फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने दो प्रकार के व्यक्तित्व में क्या किए हैं? वर्गीकरण, व्यक्तियों में वर्गीकरण किया है। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, टाइप ए वाले व्यक्ति में, ऐसे लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी का अनुभव करना, उतावलापन और कार्य के बोझ से हमेशा लदे रहने का अनुभव करना पाया जाता है। किसमें? टाइप ए वाले व्यक्ति में। फिर से एक बार बताते, सुनो, दिमाग से उड़ गया बात, है ना। टाइप ए वाले व्यक्तित्व में वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ठीक है, धैर्य की कमी, अलबलाहट, कोई भी काम करने के लिए बुलाए, हुआ 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 हुआ, सियार जैसा चिल्लाने लगेगा, हुआ हुआ, है ना, धैर्य नहीं रहेगा। समय की कमी, काम कुछ नहीं है, आप पूछोगे कि बुआ जी कहीं काम करने चले, चलोगे तो हमारे पास समय का टाइम नहीं, समय का बहुत अभाव है। जो कुछ काम करने वाला नहीं रहता है ना, उसको हमेशा कहे दिखाएगा कि हम बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन जो बिजी इंसान होगा, सक्सेस इंसान होगा, उसके पास अब जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ समय निकाल के आपका काम कर देगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, फ्रीडन महोदय ने बोला है कि टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, है ना, धैर्य की कमी और समय की कमी का अनुभव, है ना, करना, उतावलापना, कार्य के बोझ से हमेशा लदे रहना कि बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता, ये वो दिस दैट, 100 क्वेश्चनर दे देगा, ओके। ऐसे लोगों निश्चित होकर के मंद गति से कार्य करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, ओके। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग अति रक्तदान, कोरोनरी हृदय रोग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार के लोगों में कभी कभी HD के विकसित होने का खतरा होता है। क्या होता है? हाँ, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, है ना, धूम्रपान से उत्पन्न होने वाले खतरों की संभावना अधिक बनी रहती है। अब बात समझ लो बउआ, अगर इस सब तरह के मेंटलिटी अपने मंदिर में पाली हुई हो तो ये सब बीमारी झेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हर बीमारी का कारण व्यक्ति खुद होता है।
अगर आपके पास बहुत ज्यादा रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो कहीं ना कहीं बात को मन में अंदर घोलते रहते हैं, है ना। वो भी है डू एंड डाई, खुल के का कीजिए, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। देखो मोनिका को देने का है। तो कहने का मतलब है, अब है दूसरा पॉइंट टाइप बी। व्यक्तित्व को टाइप ए व्यक्ति की विशेषताओं के अभाव के रूप में समझा जा सकता है, उसके अभाव के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है। अब है 19वां पॉइंट, लिखो। यंग का अंतर्मुखी, हाँ युंग, यह हर्षु का यू और ऊपर अनुस्वार अगो। युंग का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, युंग का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, लिख लिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि युंग ने व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। क्या समझे? पहले लिखे क्वेश्चन, क्या लिखे जरा बोलो तो, एक अंक खड़ा होकर बोलो। तो युंग महोदय ने व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व को 2 प्रकार बताए हैं। क्या बताए हैं? शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्टे में बतलाएंगे। ज्यादा डिफिनेशन में जाना है तो उसके लिए फिर डिटेलिंग पढ़ाएंगे। कभी कोई टॉपिक पे लगेगा कि इंटरेस्ट जगह और ज्यादा हमको सर पढ़ना है तो गहराई में उस दिन पढ़ा देंगे, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो अंतर्मुखी पहला पॉइंट बनाए, 2 प्रकार बताए हैं। तो पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व युंग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का एक प्रकार है। ओके, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एकांत प्रिय, लजालु और स्वभाव के होते हैं। कौन? अंतर्मुखी व्यक्ति वाले। इसमें आत्म केंद्रिता का गुण अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत ज्यादा सेल्फिश पना उसके अंदर में पाया जाएगा, अंतर्मुखी वाले। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति में सामाजिक कार्यों से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी सामाजिक एक्टिविटी होगा ना, वो जल्दी दूर रहेगा, वो है ना। उसे अकेलापन अधिक पसंद होगा। अकेलापन जो है ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसे लोग थोड़ा रूढ़िवादी होते हैं, जो बात पकड़ लेंगे ना उसी पर पकड़े रहेंगे, तथा पुराने रीति रिवाजों और नियमों का आदर करने वाले होते हैं। ओके, ऐसे व्यक्ति एक सफल कवि भी हो सकते हैं। जो एकांत प्रिय है तो एकांत में खोए हुए हैं, पेड़े पौधा के बारे में सोचते सोचते उस पर कविता लिख देना, है ना। कुछ बुराइयां हैं तो कुछ बेहतर अच्छाई है, लेकिन बहुत लोग तो बुराइयों में रह जाते हैं, अच्छाई में कहाँ जाते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे कवि में अगर वो प्रॉब्लम नेगेटिविटी है तो अच्छाई के कारण वो अपने आप को भी हिस्ट्री में नाम दर्ज करा के चले जाते हैं। ओके ना। तो ऐसे व्यक्ति एक सफल कवि, दार्शनिक, साहित्यकार हो सकते हैं। क्योंकि इसकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है ना। कोई लड़की अगर बहुत ज्यादा सोच रही है, घर के एक एक चीज के बारे में ध्यान रखती है, कुछ न कुछ बोल देती है, झगड़ा गुड़ा होता है, तो उस लड़की को अगर सही फोकस मिल जाए तो 1 नंबर का कवि हो जाएगी, 1 नंबर का दार्शनिक हो जाएगी। ओके, उसका उपयोग करो ना, हर नेगेटिविटी को पॉजिटिव में तब्दील कर दो। ठीक है। अब है कि युंग द्वारा जो है प्रतिपादित बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर विशेष होती है। बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है, जो सामाजिक कार्यों के प्रति अधिक अभिरुचि दिखाता है। ओके, अन्य लोगों की से मिलना जुलना उसे अधिक पसंद है। ठीक है। तथा वे प्रायः खुश मिजाज होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? आशावादी होते हैं तथा अपना संबंध यथार्थता से अधिक रखते हैं, है ना। रियलिज्म से अधिक रहते हैं, मतलब ख्वाब में खोए नहीं रहते हैं। जो रियलिटी है ना उसी में वो रहेंगे, ज्यादा दिखावपना ये सब नहीं करेंगे, अपना वो चुप करेंगे। ठीक है। और ऐसे लोगों को खाने पीने की चीजों में अभिरुचि अधिक होती है। उसका लाइफस्टाइल हर मतलब वर्तमान को खूब अच्छे से जीता है वो, है ना। तथा वे आराम पसंद होते हैं। और ऐसे व्यक्ति एक सफल समाज सेवी, नेता और कलाकार होते हैं। ओके, ये टॉपिक ये समाप्त यही होता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बतलाना है। 20वां पॉइंट है, लिखो।
ये लास्ट है, ठीक है। व्यक्तित्व के मुख्य शील गुण, चलो भाई ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, हाँ? व्यक्तित्व के मुख्य शील गुण, ठीक है। तो व्यक्तित्व के मुख्य शील गुणों का जो है हम लोग कुछ पॉइंटों में बताएंगे। पहला है कि शारीरिक शील गुण, पहला है शारीरिक, इसको लिखने का जरूरत नहीं, पीडीएफ फाइल में आप पहुंच जाएगा, और वीडियो बना ही रहे, जिसको क्लास छूटेगा अपना वीडियो से अपना कवर कर लेंगे। तो पहला है शारीरिक शील गुण, यानी कि फिजिकल ट्रेट्स। शरीर की लंबाई, मोटाई, रंग, रूप आदि को शारीरिक शील गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको शारीरिक गुण? शारीरिक में जो रंग, रूप, मोटाई, लंबाई, ये सब क्या हुआ? शारीरिक शील गुण हो गया। कोई व्यक्ति लंबा होता है तो कोई नाटा होता है, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, इत्यादि। दूसरा पॉइंट, मानसिक शील गुण, मानसिक शील गुण। तो मानसिक शील गुण वाले व्यक्ति में बुद्धि, मानसिकता, मनोवृत्ति, ईमानदारी, बेईमानी आदि की मानसिक शील गुण कहते हैं। जो ईमानदारी, बेईमानी है, मंद बुद्धि, तेज बुद्धि, इस सब को क्या कहेंगे? मानसिक शील गुण कहेंगे। कोई अधिक बुद्धिमान है तो कोई मंद बुद्धि वाला है, कोई ईमानदार है तो कोई बेईमान होता है। ये सब क्या हो गया? मानसिक शील गुण वाले व्यक्ति हो गया। अब हो गया तीसरा पॉइंट, सामाजिक शील गुण। क्या हो गया? तो सामाजिक शील गुण, कोई सामाजिक होता है तो कोई असामाजिक होता है, कोई समाज विद्रोह होता है, विद्रोही होता है तो कोई समाज का निर्माता होता है। ओके। अब है चौथा पॉइंट, संवेगात्मक शील गुण। क्या होता है? संवेगात्मक का मतलब इंग्लिश में समझा देते हैं इमोशनल। क्या समझा? इमोशनल, है ना। तो इमोशनल शील गुण वाले व्यक्ति क्रोधी, प्रेमी, घृणा आदि को संवेगात्मक शील गुण कहते हैं, जिसमें क्रोध, प्रेम, ये सब का जो किसी के अंदर में पाया जाएगा वो इस पार्ट को संवेगात्मक शील गुण कहते हैं, ठीक है। और कोई समाज के लोग प्रति सहानुभूति रखता है तो कोई विद्रोह का भाव रखता है ना। कोई समाज को बनाने में रुचि रखता है तो कोई समाज को बिगाड़ने में रुचि रखता है। तो इस तरह से हमारा आज 10 पॉइंट ये कंप्लीट हुआ। पिछला 10 और ये 10 मिला करके 20 पॉइंट हो गया, जिसका 2 वीडियो हम लोग तैयार कर दिए हैं, यूट्यूब पे डालेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार की बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वीडियो बना के डाल देंगे, या नहीं तो क्लास में भी समझा देंगे बढ़िया से, ठीक है। चलो अब समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।